नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है और डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। आपने देखा होगा कि आज के न्यूज़पेपर में द हिंदू में खास करके और इंडियन एक्सप्रेस में आपने देखा होगा कि ये न्यूज काफी प्रमुखता से छापा गया है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो एक तरीके से एंटी डिफेक्शन लॉ में जिस तरीके से स्पीकर की जो भूमिका है उसको लेकर के काफी गंभीर टिप्पणियां की हैं, काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि अगर एंटी डिफेक्शन लॉ में यानी कि जो दल बदल विरोधी कानून है उसमें जो पावर दिया गया है स्पीकर को डिसीजन लेने का, अगर वो समय पर डिसीजन नहीं लेते हैं तो यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करेगा, मूक दर्शक यानी कि वो साइलेंट नहीं रहेगा बल्कि वो क्या करेगा, यहां पर न्याय करने के लिए अपने पावर का उपयोग कर सकता है, जस्टिस करने के लिए अपने पावर का उपयोग कर सकता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग दो चीजों पर चर्चा करेंगे। एक तो हमारा जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो क्या होता है, और इसके अलावा यहां पर चर्चा की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 142 के तहत जो उसको पावर मिला है उसको। तो दोनों चीजों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चाहे आप बीपीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी की, ये टॉपिक पर आपको ज्ञान होना, इस टॉपिक का जानकारी होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो पूरा का पूरा मामला क्या है इसको पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आप देखोगे कि अगर हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है, जैसे मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर मान लीजिए जो स्पीकर हैं, मान लीजिए किसी विधानसभा में, मामला भी यही है, मामला किसका है, तेलंगाना का, मामला किसका है, तेलंगाना का। और यहां पर जो तेलंगाना है उसमें आप देखोगे 10 जो एमएलए हैं उन्होंने क्या किया था, अपनी पार्टी को क्विट करके वो क्या कर गए थे, दूसरी पार्टी को उसने ज्वाइन किया। अब यहां पर आप सभी जानते हैं कि यहां पर मामला क्या होगा, एंटी डिफेक्शन का, दल बदल का। लेकिन आप देखोगे कि जो स्पीकर हैं वहां के विधानसभा के, उन्होंने लंबा समय बीत जाने के बाद भी वहां पर कोई भी डिसीजन अभी नहीं लिया है कि आखिर ये जो 10 एमएलए हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए या नहीं किया जाए। और इसी को लेकर के जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गया था और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भले ही एंटी डिफेक्शन लॉ में यानी कि जो दल बदल विरोधी कानून है उसमें आप देखोगे जो फाइनल डिसीजन है वो किसका होता है, स्पीकर का होता है। अगर हम लोग राज्यसभा की बात करें तो वहां पर किसका होता है, सभापति का। लेकिन आप देखोगे कि अगर हम लोग स्पीकर की बात करें तो स्पीकर का डिसीजन जो है क्या है, फाइनल होता है। लेकिन आप देखोगे कि स्पीकर अगर डिसीजन लेगा ही नहीं, वो इनडिसाइसिव है। क्या बोला गया है, इनडिसाइसिव, मतलब उसने अभी तक कोई भी ये डिसीजन नहीं लिया है कि आखिर वो एमएलए डिस्क्वालीफाई होंगे या नहीं होंगे। तो क्या लंबे समय तक, और कितने लंबे समय तक इस बात का वेट किया जाए कि स्पीकर कब अपना फैसला लेगा और फिर यहां पर फैसला होगा कि ये जो एमएलए हैं वो डिस्क्वालीफाई होंगे या नहीं। और अगर स्पीकर कोई फैसला नहीं लेता है तो कितने लंबे समय तक कोई वेट करेगा। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि अगर यहां पर स्पीकर इनडिसाइसिव यानी कि वो कोई फैसला नहीं ले रहा है तो यहां पर जो न्यायपालिका यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो है मूक दर्शक बैठी हुई नहीं रहेगी। हम पावरलेस नहीं है, हम क्या करेंगे, फिर अपनी शक्तियों का उपयोग करके वहां पर जस्टिस करने का काम करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात यहां पर सीधे सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है। अब यहां पर आपको देखना होगा कि आखिर ये एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या, और एंटी डिफेक्शन लॉ में जो स्पीकर की जो भूमिका है वो कितनी महत्वपूर्ण है। क्योंकि सारा मामला जो है स्पीकर को लेकर के चल रहा है कि आखिर अगर हमने ये बात कही है एंटी डिफेक्शन लॉ में कि जो अंतिम फैसला है वो कौन लेगा, स्पीकर लेगा, तो स्पीकर कितने समय में ये फैसला करेगा। क्योंकि आप देखोगे जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें आप देखोगे डिस्क्वालिफिकेशन पर फैसला करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए जो है कोई भी एक टाइम लिमिट जो है यहां पर नहीं दिया गया है इस कानून में। यानी कि स्पीकर फैसला लेने से पहले कितना भी समय ले सकता है और इसी का आप देखोगे दुरुपयोग किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है और स्पीकर किसी भी मामले को लंबे समय तक जो है अटका करके रखे हुए हैं। और कहीं ना कहीं यहां पर देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ज्यादा इसमें इंटरफेयर करना नहीं चाह रहा है। खैर, अगर हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें
तो दल बदल एक बहुत बड़ी समस्या बनकर के उभरी थी। 1960s के जमाने में आप देखोगे कि बहुत भारी पैमाने पर क्या हो रहे थे, दल बदल हो रहा था। मतलब आप जीत करके आते हैं किसी एक्स पार्टी से और आप ज्वाइन कर लेते हैं किसी वाई पार्टी को, तो जनता के मैंडेट का भी यहां पर मजाक बन रहा था। और इसके कारण क्या हो रहा था कि जो सरकारें हैं वो जल्दी जल्दी गिर रही थी। तो आप देखोगे कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, इस तरह के जो अनइथिकल डिफेक्शन होते हैं, यानी कि जो अनइथिकल टाइप से लोग अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाते हैं, पार्टी की सरकार को गिरा देते हैं, पैसे लेकर के किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो इन सभी चीजों को रोकने के लिए आप देखोगे एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया हमारे। और यहां पर जो 52 अमेंडमेंट है उसके द्वारा आप देखोगे 10th शेड्यूल ऐड किया गया, और यहां पर हम देखते हैं कि वहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में चर्चा आप देखते हैं। तो आपको याद रखना है कि एंटी डिफेक्शन लॉ का मेन काम क्या था, कि जो अनइथिकल पैसे लेकर के या फिर जबरदस्ती डरा करके धमका करके जो डिफेक्शन कराए जाते हैं, दल बदल कराए जाते हैं, उस पर क्या करना, रोक लगाना, और एक तरीके से देश में जो सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट है, उनको स्टेबिलिटी प्रदान करना, ये इसका क्या था, मुख्य काम था। और अगर हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं तो क्या कहा गया कि किन आधार पर, किन बेसिस पर जो है किसी भी एमएलए या फिर एमपी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो उसमें क्या कहा गया कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई भी एमएलए है या फिर एमपी है, वो अगर अपनी पार्टी को छोड़ करके जा रहा है, वो अपनी पार्टी को छोड़ करके जा रहा है, तो अपनी पार्टी को छोड़ करके जा सकता है, लेकिन यहां पर क्या होगा कि अगर वो एमएलए एमपी है, उस पार्टी के नाम पर उसने क्या किया है, इस सीट को जीता है, तो उसे अपनी सीट भी वैकेंट करनी पड़ेगी। तो पहला क्या है कि इफ एन इलेक्टेड मेंबर वॉलंटरी गिव अप द मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल को क्या कर देता है, छोड़ देता है, तो ऐसे मामले में भी उसके द्वारा जो सीट है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, वैकेंट कर देते हैं। दूसरा क्या है कि अगर मान लीजिए पार्टी जो है आपको कोई निर्देश देती है, आज कोई बिल आया है, उस बिल पर आपको क्या करना है, इसके पक्ष में या फिर इसके पक्ष में आपको क्या करना है, वोटिंग करना है, लेकिन आप पार्टी का जो मत है, पार्टी का जो निर्देश है, उसको नहीं मानते हैं या फिर आप एब्सेंट कर जाते हैं बिना किसी ठोस कारण से, तो ये भी एक बहुत बड़ा बेसिस बन जाता है, आधार बन जाता है, जिसके आधार पर पार्टी क्या कर सकती है, आपके सीट को वैकेंट कराने के लिए दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ का इस्तेमाल कर सकती है। तो दूसरा कंडीशन क्या है कि इफ कोई भी जो एमएलए एमपी है वो वोट और अब्सटेन कॉन्ट्ररी टू देयर पार्टी डायरेक्टिव्स, यानी कि वो पार्टी के दिशा निर्देशों के विपरीत जाकर के क्या करता है, सदन में मतदान या फिर वहां पर अनुपस्थित रहता है। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट क्या करता है, जीतने के बाद, इंडिपेंडेंटली जीतने के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो भी इस आधार पर उसको जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उसकी सीट को वैकेंट कराया जा सकता है। और इसके अलावा एक और कंडीशन है, कहा गया कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, अगर वो 6 मंथ के बाद, 6 मंथ से पहले नहीं, अगर वो 6 मंथ के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो ये भी आधार हो सकता है उस मेंबर के सीट को वैकेंट करने का। तो आप देखोगे कि दल बदल विरोधी कानून में ये कुछ आधार हैं, बेसिस हैं, जिसके आधार पर एंटी डिफेक्शन लॉ काम करता है। लेकिन ये तो आधार हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम इस कानून को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया, इसका जो पैराग्राफ 6 है जो इस पूरे के पूरे लॉ का, उसमें यह कहा गया है कि जो स्पीकर होगा, यानी कि जो पीठासीन अधिकारी होगा हाउस का, वो क्या करेगा, डिस्क्वालिफिकेशन पर लास्ट डिसीजन लेगा, और उसका जो डिसीजन होगा वो क्या होगा, फाइनल। क्या कहा गया कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन शैल बी फाइनल, यानी कि उसके द्वारा लिया गया जो डिसीजन है वो क्या माना जाएगा, फाइनल माना जाएगा। मतलब कि यहां पर यह मान लिया गया था कि अगर स्पीकर ने किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया तो फाइनल है, उसके खिलाफ आप जाकर के जुडिशियल रिव्यू भी नहीं ले सकते। शुरुआत में इस बात की ये माना गया था कि स्पीकर का फैसला फुल एंड फाइनल है और आप जुडिशियल रिव्यू भी यहां पर नहीं ले सकते। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आगे आप सभी जानते हैं कि जो जुडिशियल रिव्यू है ना, जो जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक स्ट्रक्चर का क्या है, हिस्सा है, हमारा
जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका क्या है, हिस्सा है। और आगे चल करके आप देखोगे इसी कानून के इसी भाग को जो है क्या किया गया, चैलेंज किया गया था। उस केस को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर हम अपने पटना ब्रांच की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारा एक न्यू बैच जो है स्टार्ट हो रहा है। याद रखिएगा 15 अप्रैल से जो है एक नया बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे इस जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे सेंटर को विजिट करें और जो है इसकी इंक्वायरी ले सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स को लेकर के आपके जो भी सवाल हैं, अगर आप चाहते हैं कि मंथली मैगजीन आपको मिले, अगर आप वीकली न्यूज एनालिसिस डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आप एनसीईआरटी के समरी नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट को, यानी कि www.unacademy.com पर विजिट करके आप इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आप सभी के लिए थी, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब टॉपिक पर आते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम देखें तो मैंने कहा कि क्या जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, एंटी डिफेक्शन लॉ में आप देखोगे कि जो आखिरी फैसला करने का अधिकार किसको दिया गया, स्पीकर को दिया गया, है ना। अब और कहा गया कि स्पीकर का फैसला फाइनल है, आप जुडिशियल रिव्यू जो है इसका नहीं ले सकते, कोर्ट में आप इस पर सवाल नहीं उठा सकते। इस जो पूरे के पूरे पैराग्राफ को चैलेंज किया गया कहां पर, एक केस में जिसको हम लोग कहते हैं कि होतो होलहन बनाम जाचिल्लू और अन्य मामला। तो ये मामला पूरी तरीके से क्या था, इस मामले में तो खैर पूरा का पूरा जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसी पर उंगली उठाई गई थी कि ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात यहां पर जरूर कही, दो चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है जिसको आपको समझने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जो भी एंटी डिफेक्शन लॉ में मामले होते हैं उसमें जब तक स्पीकर अपना फैसला नहीं ले लेता तब तक कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। पहली बात तो ये कि स्पीकर, कानून के अनुसार स्पीकर क्या है, इसमें एंटी डिफेक्शन के मामले में क्या करेगा, अपना निर्णय लेगा। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम इंटरफेयर तो करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब स्पीकर अपना फैसला ले लेगा तब। यानी कि दो बातें क्लियर हैं इससे कि स्पीकर को लेकर के जो वहां पर पैराग्राफ में यह कहा गया था कि स्पीकर वो लास्ट अथॉरिटी होगी जो क्या करेगा, एंटी डिफेक्शन के मामले में निर्णय लेगा। इस बात को सही ठहराया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन दूसरी बात उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो बात कही गई है कि स्पीकर के फैसले पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, इस बात को यहां पर ठुकरा दिया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि एक बार अगर फैसला हो जाता है किसके द्वारा, स्पीकर के द्वारा, तो उसकी जुडिशियल रिव्यू जो है की जा सकती है। यानी कि जो फाइनल डिसीजन टेकन बाय द स्पीकर, स्पीकर जो अपना फाइनल डिसीजन ले लेता है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहां पर जाकर के आप जुडिशियल रिव्यू मांग सकते हैं। क्योंकि यहां पर स्पीकर जो है, आप ध्यान रखिएगा, यहां पर जो स्पीकर है उसने क्या किया है, एंटी डिफेक्शन लॉ के मामले में उसने क्वासी जुडिशियल बॉडी के रूप में काम किया है। क्योंकि वो स्पीकर नहीं है, वो कोई फैसला ले रहा है, यानी कि वो क्या है, एक न्यायाधिकरण की तरह काम कर रहा है, क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह काम कर रहा है। और आप सभी जानते हैं कि कोर्ट के द्वारा लिया गया जो फैसला होता है, कोई भी जो क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, कोई भी जो न्यायाधिकरण होता है, उसके फैसले को हम क्या कर सकते हैं, अपर न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि जो यहां पर स्पीकर है उसने क्या किया है, एंटी डिफेक्शन लॉ के मामले में किस तरीके से काम किया है, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी के रूप में उसने क्या किया है, काम किया है। और इसीलिए उसके द्वारा लिया गया जो फैसला है वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना। तो दो बातें क्लियर हैं कि स्पीकर जब तक फैसला नहीं ले लेता सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, और दूसरी बात, जब स्पीकर फैसला ले लेता है तो उस फैसले को आप चैलेंज कर सकते हैं और यहां पर कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। ठीक है, ये बात जो है इस केस में क्लियर हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आप देखोगे कि जो अभी का मामला है वो मामला क्या है, ये मामला इस बात से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जब तक स्पीकर जो है फैसला नहीं ले लेगा हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन दिक्कत यहीं पर आ रही है, दिक्कत क्या आ रही है कि जो स्पीकर हैं वो बहुत लंबे समय तक 1 ईयर है ना, 2 ईयर 3 ईयर तक क्या है, उन्होंने मामले को अपने पास दबा करके रख लिया है। तो यही पिटिशन डाली गई
कि मान लीजिए स्पीकर का, ठीक है आपने ये कहा कि स्पीकर जब फैसला ले लेगा तब आप इंटरफेयर करेंगे, लेकिन अगर स्पीकर फैसला ले ही नहीं, तो जो कोई व्यक्ति है जिसके खिलाफ आप एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर के गए हैं, उसके खिलाफ भी अन्याय हो रहा है। वो भी इस असमंजस में है कि उसकी सीट वैकेंट होगी या नहीं होगी। तो पूरा का पूरा जो मेन पर्पस है एंटी डिफेक्शन का, वही क्या हो रहा है, पूरी तरीके से खत्म यहां पर हो रहा है। और क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में, एंटी डिफेक्शन के मामले में, क्या सुप्रीम कोर्ट स्पीकर को कोई रिक्वेस्ट कर सकता है, कोई आदेश दे सकता है या नहीं दे सकता? पूरा का पूरा मामला यह है कि अगर स्पीकर एंटी डिफेक्शन लॉ के मामले में अगर लंबे समय तक उस मामले को अपने पास रख लेता है, तो क्या न्याय करने के लिए, जस्टिस करने के लिए, क्या जो सुप्रीम कोर्ट है वो निर्देश दे सकता है स्पीकर को, डायरेक्टिव दे सकता है स्पीकर को या नहीं दे सकता? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो संविधान है उसने इसका जो न्यायपालिका है और जो विधायिका है ना, उसके बीच में क्या कर रखा है, ये सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि जो कोर्ट है वो संसद के, यानी कि पार्लियामेंट के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता, और पार्लियामेंट जो है बहुत हद तक कोर्ट के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता। यानी कि स्पीकर के द्वारा जो काम किया जाता है, कह सकते हैं हम कि जो कोर्ट है वो स्पीकर को डायरेक्टली जो है निर्देश नहीं दे सकते, डायरेक्टिव नहीं दे सकते। और यहां पर यही मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या एंटी डिफेक्शन लॉ में जिस तरीके से देरी की जा रही है, तो यहां पर जस्टिस करने के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट स्पीकर को डायरेक्टिव दे सकता है या नहीं दे सकता है? और इसी मामले में आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही गंभीर बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि न्याय करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं। देखिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आर्टिकल 142 क्या है, इसको समझने से पहले एक और केस हम लोग देख लेते हैं। ये जो केस है ना, वो इसी बात पर था कि क्या स्पीकर अनगिनत समय के लिए, कोई टाइम लिमिट है कि नहीं, कि कोई मामला आया एंटी डिफेक्शन का तो आप लंबे समय तक उसको लेकर के बैठ गए, क्या यहां पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई इंटरफेयर कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो ये मामला कौन सा था, केशम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय अध्यक्ष मणिपुर विधानसभा। काफी लैंडमार्क जजमेंट यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया एंटी डिफेक्शन लॉ के मामले में। स्पीकर के पावर को यहां पर कंटेन करने का काम किया गया। और आप देखोगे ये जो केशम मेघचंद सिंह का मामला है, ये भी वही था कि लंबे समय तक स्पीकर ने जो है एंटी डिफेक्शन को दबाए रखा, उस मामले को दबाए रखा और कोई भी डिसीजन नहीं लिया। और इस मामले में आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि देखिए जो भी स्पीकर हैं, विधानसभा के जो स्पीकर हैं या फिर जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उन्हें जो है एंटी डिफेक्शन के मामले में अगर डिस्क्वालिफिकेशन पर कोई भी फैसला करना है तो उन्हें एक रीजनेबल पीरियड के अंदर क्या करना होगा, इसको लेकर के अपना फैसला कर लेना चाहिए। अब ये रीजनेबल पीरियड क्या होता है, ये तो कोर्ट ने डिफाइन करेगा। कोर्ट ने कहा कि देखिए रीजनेबल पीरियड का मतलब क्या, कि अगर केस काफी इजी है तो आप 3 महीने के अंदर, 3 मंथ के अंदर क्या कर लीजिए, डिसीजन अपना दे दीजिए। और अगर कोई एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है तो आप इसमें देरी कर सकते हैं, लेकिन देरी बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए। तो एक तरीके से आप देखोगे यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा कि भैया जो स्पीकर वगैरह हैं वो जो हैं लंबे समय तक किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन के मामले को दबा करके नहीं रख सकते। उन्हें जो है एक रीजनेबल टाइम के अंदर क्या करना चाहिए, फैसला कर लेना चाहिए। क्योंकि हम कोर्ट जो है वो डायरेक्ट नहीं कह सकता कि 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर। तो उसने क्या कहा कि रीजनेबल टाइम पीरियड, और फिर ये भी समझा दिया कि अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नहीं है तो आप 3 महीने के अंदर क्या कर लीजिए, फैसला ले लीजिए। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आप ज्यादा समय ले सकते हैं, लेकिन वो समय भी ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। तो इससे पहले आप देखोगे इस मामले में खुद सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्पीकर की भूमिका को लेकर के बहुत बड़ी टिप्पणी कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट। इस केस को भी आपको ध्यान में रखना है। अब इस मामले में आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भैया क्या करेंगे, हम आर्टिकल 142 का यूज कर सकते हैं, हम पावरलेस नहीं है। अगर स्पीकर हमारे पिछले फैसलों के बावजूद, जो हमने डायरेक्टिव दिया है कि आपको एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर इस पर फैसला कर लेना है, उसके बावजूद अगर स्पीकर जो है लंबे समय तक किसी मामले को दबा करके रखते हैं, उस पर फैसला नहीं लेते हैं,
इनडिसाइसिव जो कंडीशन सर्कमस्टांसेस जो है वो प्रिवेल कर रही है, वो तैयार हो चुकी है, तो यहां पर जस्टिस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं। और ये पावर हमें देता है आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कही है। अब आर्टिकल 142 क्या है, आपको ध्यान में रखना है। जब हम पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हैं तो एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 142। क्या कहता है ये आर्टिकल? ये आर्टिकल ये कहता है, एक बहुत ही यूनिक पावर ये देता है किसको, सुप्रीम कोर्ट को। और कहा जाता है कि मान लीजिए कहीं पर न्याय नहीं हुआ है, कंप्लीट जस्टिस नहीं हुई है, जस्टिस क्या है, इनकम्प्लीट है, तो जस्टिस को कंप्लीट करने के लिए कोर्ट क्या कर सकता है, कोई भी डिक्री, कोई भी आदेश पारित कर सकता है जिससे कि उस मामले में क्या हो, कंप्लीट जस्टिस हो जाए। यानी कि कोई नया तथ्य आ गया, लग रहा है कि जो न्याय हुआ है वो सही नहीं हुआ है, तो यहां पर सही न्याय यानी कि कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, आर्टिकल 142 के अनुसार क्या कर सकता है, कोई भी ऐसा आदेश पारित कर सकता है जिससे कि वहां पर कंप्लीट जस्टिस हो। तो आप देखोगे बहुत बार जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि सरकार कोई फैसला नहीं कर रही है, वहां पर लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो कंप्लीट जस्टिस के लिए आप देखोगे कोर्ट क्या करती है, यहां पर इस आर्टिकल का उपयोग करते हुए इंटरफेयर फिर यहां पर करती है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 142 हमें ये पावर दे रहा है, क्योंकि अगर स्पीकर फैसला नहीं कर रहे हैं तो यहां पर दोनों पक्षों में से किसी एक के साथ तो जस्टिस नहीं हो रहा है। और यहां पर कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, कोई भी आदेश या फिर इंटरफेयर यहां पर कर सकता है, क्योंकि हम पावरलेस नहीं है, हमारे पास संविधान के द्वारा यह शक्ति प्रदान की गई है। अब आर्टिकल 142 क्या है, वैसे मैंने कहा कि आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि कंप्लीट जस्टिस के लिए, कंप्लीट जस्टिस के लिए वो क्या कर सकता है, कोई भी डिक्री है ना, कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है, और वो ऑर्डर हर किसी को मानना होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पूरे देश में लागू होते हैं, उसी तरीके से अगर आर्टिकल 142 का यूज करते हुए किसी भी मामले में कंप्लीट जस्टिस के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, कोई ऑर्डर पास करता है, तो उसे जो है लागू करना ही पड़ेगा सरकार को और सरकार के अधिकारियों को, लोअर कोर्ट को। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कंप्लीट जस्टिस, कंप्लीट जस्टिस के नाम पर सुप्रीम कोर्ट यहां पर इंटरफेयर कर सकता है। तो कोर्ट ने साफ साफ ये आगाह कर दिया है स्पीकर्स को एक तरीके से कि हमने जो पहले बातें कही हैं कि एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर आप क्या कर लीजिए, फैसला कर लीजिए, ये एज ए रिक्वेस्ट है, हम डायरेक्टिव आपको नहीं दे सकते स्पीकर को, ये रिक्वेस्ट है। लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा कि ये रिक्वेस्ट जो है अगर आप नहीं मानते हैं, यानी कि कोर्ट के ऑर्डर को आप ओवरराइड कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो हम फिर यहां पर कंप्लीट जस्टिस के नाम पर आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे। तो यहां पर आप ध्यान रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर कही है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये था पूरा का पूरा मामला, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। डिटेल में मैंने इस पूरे मामले को समझाने का प्रयास किया है। एंटी डिफेक्शन लॉ का जिस तरीके से जो पर्पस था, उसको जिस तरीके से स्पीकर के द्वारा खत्म किया जा रहा है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं सीरियस दिखाई दे रहा है। और वो कह रहा है कि भले लॉ कुछ भी कहता हो, लेकिन हम पावरलेस नहीं है, हम आर्टिकल 142 का उपयोग करके किसी भी मामले में कंप्लीट जस्टिस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पूरा का पूरा सेशन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो जरूर आप इसको लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे, और डेली बेसिस पर क्या कीजिए, आप करंट अफेयर्स की सीरीज को देखा कीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।